हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा लेक्चर रहेगा। 2 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। आइए तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। कह रहा है कि अगर a और b दो रियल नंबर्स हों तो z बराबर a प्लस आई बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हिंदी में लिख दिया जाए, z बराबर a प्लस आई बी रूप वाली संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जहां a व b वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब अगर किसी संख्या को अगर a और b दो रियल नंबर हो और उनको इस रूप में लिख देते हैं तो इसी रूप वाली संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसी को कौन सा नंबर कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में z इक्वल्स टू लिखा गया 4 + 3 आयोटा। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा गया है z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। तीसरे एग्जाम्पल लिखा गया है z इक्वल्स टू 3 आयोटा। z बराबर 0 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है etc। तो द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी नंबर का अगर रूप a प्लस आई बी के जैसा होता है तो उसी नंबर को, उसी संख्या को हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए अब ध्यान से देखो। सम्मिश्र संख्या के 2 पार्ट होते हैं। नोट में हम मान लेते हैं लेट z बराबर a प्लस आई बी। अब a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बेटा 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रियल पार्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक भाग। रियल पार्ट को हम लोग आर ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर z इक्वल्स टू जैसे -4 -3 आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो आर ऑफ z होगा। रियल पार्ट का मतलब जिसमें आयोटा ना हो, तो इसका रियल पार्ट -4 होगा। और इमेजिनरी पार्ट को आई एम ऑफ z से, इमेजिनरी पार्ट का मतलब आयोटा का कोफिशिएंट, यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट -3 है, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है तो उसके रियल पार्ट को आर ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रियल पार्ट a है और फिर उसके बाद इसके इमेजिनरी पार्ट को हम लोग आई एम ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? b है। इसका इमेजिनरी पार्ट b है। अब जैसे पहले एग्जांपल में हम बात करते हैं z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। अब बताओ इसका रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट 3 है। इमेजिनरी पार्ट कितना है? आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 4, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है। अब जैसे दूसरे एग्जांपल में z बराबर -1 माइनस आयोटा लिखा है तो इसका देखो रियल पार्ट क्या होगा बेटा? -1 होगा, कॉमा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? -1 होगा। आयोटा का कोफिशिएंट -1 है। अब जैसे z इक्वल्स टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। अब बताओ इसका रियल पार्ट कितना हुआ? 3। अब इसमें आयोटा है नहीं तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट 0 है। अब जैसे ये है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 - 7 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट का मतलब जिसमें आयोटा ना हो, तो इसमें रियल पार्ट तो है नहीं तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 0। इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट -7 है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? -7 होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को हम आर ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट को आई एम ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोट नंबर 2 में लिखा गया है ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0, हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0 लिख सकते हो। चलिए इसमें ये बोला गया है कि सारे रियल नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। दुनिया में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सब सम्मिश्र संख्याएं हैं, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब अगर हम z इक्वल्स टू लिख दें 7, z इक्वल्स टू लिख दें 1, z इक्वल्स टू लिख दें 0, z इक्वल्स टू लिख दें 1/2, तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सबको हम इमेजिनरी
नंबर कहते हैं, हाँ सॉरी, सबको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, हाँ उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो यही लिखा गया है, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो होता है या जीरो है। हिंदी में लिखा गया है, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं जिसका काल्पनिक भाग शून्य होता है। सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं जिसका काल्पनिक भाग क्या होता है, शून्य होता है, मतलब उसमें आयोटा नहीं रहता है। अगला नोट में लिखा गया है, जीरो इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो एक सम्मिश्र संख्या है हुज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर जीरो। जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों शून्य है। जैसे अगर कहीं z बराबर जीरो लिख दिया था तो जीरो को हम जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो इसका रियल पार्ट भी जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। शून्य, इसको शून्य था, ये है शून्य है, इसको शून्य बना दे रहे हैं, ये शून्य है, लिखा गया है शून्य। शून्य एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है, शून्य एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिसका वास्तविक व काल्पनिक भाग शून्य होता है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होता है, दोनों जीरो होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मान लेते हैं लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। फिर लिखा गया है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, conjugate of complex number z is denoted by z bar, is denoted by z bar और defined as z bar बराबर क्या होता है, z bar बराबर होता है a माइनस आयोटा b। मतलब हम कह रहे हैं कि z अगर a प्लस आयोटा b है देन conjugate of z क्या होगा, इसमें conjugate of z क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, z बार इक्वल टू होता है a माइनस आयोटा b। ये होता है, इसमें क्या होता है कि z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बार भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन z बार जो होगा वो z का कॉन्जुगेट होगा। समझ में आया। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के कॉन्जुगेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर z में a प्लस आयोटा भी है तो z बार में क्या होगा, a माइनस आयोटा भी होगा। मतलब आयोटा के कोफिशिएंट का साइन चेंज होगा। अगर z में आयोटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो z बार में आयोटा का कोफिशिएंट क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर z में आयोटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो z बार में आयोटा का कोफिशिएंट क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब z और z बार में किसका डिफरेंस आएगा, आयोटा का कोफिशिएंट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, z और z बार में यही अंतर है। z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बार जो है वो z का कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल की सहायता से बताते हैं। नोट में लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इन z इज निगेटिव। ये इफ है, इसमें इफ था if coefficient of iota in z is negative, in z is negative, in z is negative, is negative। अगर ये लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इन z इज नेगेटिव देन कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इन z इज पॉजिटिव। ये लिखा गया है कि अगर z में आयोटा का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो देन कॉन्जुगेट देन कोफिशिएंट ऑफ z देन कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इन z बार लिखना था, इन z बार इज पॉजिटिव। मतलब कह रहा कि अगर z में आयोटा का कोफिशिएंट निगेटिव है तो z बार में आयोटा का कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बेटा यही करना है। अब सुनो,
अब एग्जाम्पल लिखा गया है, 6 एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे गए हैं और यहाँ कॉन्जुगेट ऑफ जेड माने जेड बार लिखा गया है। ध्यान से देखो, अगर जेड में आपका 3 + 4 आयोटा है तो जेड बार में क्या होगा, 3 - 4 आयोटा होगा। देखो यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट 4 पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो जेड बार में आयोटा का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, निगेटिव, -4 हो जाएगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा है तो जेड बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। तीसरे में अगर देखो जेड में -1 माइनस आयोटा है, देखो यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो बताओ जेड बार में क्या होगा, आयोटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, ये नहीं चेंज होगा, -1 दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, बस चेंज क्या होगा, चेंज होगा आयोटा के कोफिशिएंट का साइन। अब यहाँ पर जेड में देखो 3 आयोटा है तो जेड बार में क्या होगा, -3 आयोटा होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है जेड में 3 आयोटा पॉजिटिव है तो जेड बार में -3 आयोटा होगा। दिमाग पांचवें पे लगाना है। पांचवा देखो जेड इक्वल्स टू 4 है, अब इसमें आयोटा है नहीं, ये प्योरली रियल है, तो बताओ जेड बार भी क्या होगा, जेड बार भी 4 ही होगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आयोटा है नहीं तो हम किसका कोफिशिएंट चेंज करेंगे, चेंज तो आयोटा के कोफिशिएंट का साइन चेंज होता है ना, तो यहाँ पर आयोटा है नहीं, आयोटा का पार्ट 0 है तो जेड बार भी 0 मतलब 4 ही होगा। तो अगर जेड बराबर दे दिया जाए 7 तो जेड बार भी क्या होगा, 7। अगर जेड बराबर दिया जाए -4 तो जेड बार बराबर भी -4 रहेगा। समझ में आया, अगर जेड इक्वल्स टू क्या दिया गया है, -4 तो जेड बार भी क्या होगा, -4 ही होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज करने के लिए हम दे दिए हैं। अब जैसे यहाँ पर आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर दिमाग लगाओ बच्चों, यहाँ पर z इक्वल्स टू -4 -3 है तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये बीच वाला ही बदला जाएगा, नहीं, बीच वाला नहीं बदला जाएगा, आयोटा के कोफिशिएंट का साइन चेंज होगा। यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट 4 निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये -3 बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये निगेटिव जो 3, ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव में स्प्रिंट है, यहाँ पर -3 बरकरार रहेगा। समझ में आया, यहाँ केवल चेंज क्या होगा, आयोटा के कोफिशिएंट का साइन चेंज होगा। यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट -4 है तो यहाँ +4 होगा। ये बहुत लोग सोचते हैं बीच में चेंज होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जेड और जेड बार में क्या डिफरेंस है, जेड में अगर आयोटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो जेड बार में आयोटा का कोफिशिएंट क्या होगा, निगेटिव होगा। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा है तो z बार क्या होगा, 3 - 4 आयोटा। फिर यहाँ z इक्वल्स टू क्या दिखा गया है, -1 मतलब माइनस आयोटा है तो z बार भी वही रहेगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट पढ़ाया गया। चलिए आगे हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या पर संक्रियाएं। तो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हमारी जिंदगी में कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो अब हम इस पर ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है एडिशन। तो एडिशन में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इक्वल्स टू a1 + आयोटा b1, यहाँ पर b1 लिखना था, a1 + आयोटा b1, a1 + आयोटा b1 एंड z2 इक्वल्स टू a2 + आयोटा b2। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं। अब हम दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, z1 + z2। तो z1 की वैल्यू क्या है, a1 + आयोटा b1 प्लस z2 की वैल्यू क्या है, a2 + आयोटा b2। अब दोनों का ऐड करना है तो ऐड का नियम क्या कहता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। यहाँ रियल पार्ट क्या है, a1 और यहाँ रियल पार्ट a2, तो a1 में a2 ऐड होगा। आयोटा कॉमन ले लेते हैं, जब आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, आयोटा कॉमन लेने पर यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट b1 है तो b1 किसके साथ ऐड होगा, ये b1 किसके साथ ऐड हो जाएगा, b2 के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे अगर z1 + z2 को ऐड करना है तो z1 की वैल्यू थी a1 + आयोटा b1 और प्लस z2 की वैल्यू क्या थी,
थी a2 प्लस आयोटा b2। अब रियल पार्ट को एक साथ कर लो, रियल क्या है a1 प्लस a2 है, इमेजिनरी को आयोटा b1 है और आयोटा b2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 आयोटा कॉमन ले लेके b1 प्लस क्या लिख देंगे b2। ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है। अब जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, आप एग्जाम्पल देखिए, Z1 इक्वल टू दे दिया गया है -3 प्लस 4 आयोटा और Z2 इक्वल टू दिया है -1 माइनस आयोटा। फिर हमसे पूछा गया है Z1 प्लस Z2 क्या होगा। ठीक, अब Z1 प्लस Z2 को देखो, दोनों का ऐड कर रहे हैं, तो ऐड देखो हम यहाँ कर दे रहे हैं, -3 प्लस 4 आयोटा है, उसमें हमको ऐड करना है -1 माइनस आयोटा को। बहुत साधारण है, रियल पार्ट देखो -3 है और यहाँ रियल पार्ट -1 है, तो इन दोनों के एक साथ ले लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो 4, यहाँ आयोटा को कोफिशिएंट -1, -3 में -1 ऐड करोगे -4 होगा और 4 में से 1 घटेगा 3 आयोटा। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, -4। अब जैसे हमें एक एग्जांपल और ले ले, हम बोल दें इफ Z1 इक्वल टू दे दें 7 माइनस 11 आयोटा एंड हम Z2 इक्वल टू दे दें Z2 इक्वल टू -4 प्लस 3 आयोटा। फिर हम आपसे पूछें देन Z1 प्लस Z2 क्या होगा। सीधा सीधा बहुत टाइम ना लगाओ, इसमें Z1 प्लस Z2 कैसे ऐड करेंगे, Z1 की वैल्यू रख देते हैं, तो Z1 की वैल्यू है 7 माइनस 11 आयोटा, Z2 है -4 प्लस 3 आयोटा। सीधा सीधा अब रियल पार्ट यहाँ 7 है, यहाँ रियल पार्ट -4 है, तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना जाएगा 3। यहाँ इमेजिनरी पार्ट -11 है और यहाँ इमेजिनरी पार्ट +3 है, तो -11 में +3 जब ऐड करोगे ये आपका 3 है, -11 में 3 ऐड करोगे तो -8 आयोटा होगा। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा समझो, बिना आयोटा वाला बिना आयोटा से ऐड होगा, आयोटा वाला आयोटा से ऐड होगा। एडिशन में ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसकी हम प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं। प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणधर्म ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखो, जैसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि Z1 में Z2 को ऐड करो या Z2 को Z1 में ऐड करो, आंसर सेम आता है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई करता है। दूसरा होता है कि Z1 में बेटा चाहे Z2 को ऐड करो, बाद में Z3 से ऐड करो, इसका मतलब एडिशन चाहे आगे से करो चाहे पीछे से करो, या ऐसे भी एडिशन कर सकते हो, पीछे से Z1 Z2 Z3, ये इक्वल रहता है। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसको एसोसिएटिव लॉ सहचर नियम बोलते हैं। सहचर नियम, सही लिख लेना, इसको बोलते हैं सहचर नियम। सहचर नियम ना, सही कर लेना अगर हिंदी में गलत लिखा गया हो, सहचर नियम। चलो, एक और नियम होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करो, 0 में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो यहाँ 0 जो है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक।
इसका मतलब अभी अभी हम आपको बताए थे कि जीरो भी क्या है, जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जीरो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ऐसा एलिमेंट जिस पर हम किसी एलिमेंट को ऐड करें वो एलिमेंट पर दर्द ना पहुंचाए, तो वो एडिटिव हो जाता है। तो बताओ बेचारा जीरो जेड को कोई दिक्कत दे रहा नहीं, जीरो में जेड जोड़ो या जेड में जीरो जोड़ोगे जेड आएगा। ऐसे अगर जेड में माइनस जेड को ऐड करें या माइनस जेड में प्लस जेड को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। क्या जाएगा, तो हमको जीरो मिल जाएगा। तो जब जीरो मिल जाएगा तो बोलेंगे हेयर, यहाँ माइनस जेड इज द माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। मतलब माइनस जेड जो है वो जेड का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ माइनस जेड जो है, यहाँ माइनस जेड जो है जेड का योगात्मक प्रतिलोम है। क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका निगेटिव ऐड कर दोगे तो आंसर जीरो आ जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि 3 में अगर -3 ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो किसी भी दो एलिमेंट में अगर ऑपरेशन लगाने पर उसकी आइडेंटिटी मिल जाए तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। और चूंकि ये प्लस ऑपरेशन के साथ आ रहे हैं इसीलिए इनको एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते, बस ये प्रॉपर्टीज को आप लोग समझते चलिए। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, गुणा में पूरा खुला खेलना है। इसमें ये नहीं देखना है कि रियल वाले को रियल वाले से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी वाले में इमेजिनरी वाले, ऐसा नहीं है। जैसे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, A1 प्लस आयोटा B1 है ये, और Z2 है A2 प्लस आयोटा B2। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z1 Z2, तो वैल्यू रख देते हैं Z1 की वैल्यू A1 प्लस आयोटा B1 इनटू A2 प्लस आयोटा B2। अब ब्रेकेट तोड़ के मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे A1 A2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आयोटा A1 B2, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आयोटा B1 A2, और लास्ट वाले के लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर B1 B2। अब ध्यान से देखो A1 A2 ये लिख दिया गया है, यहाँ पर ये जैसे तैसे उतार दिया गया है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ माइनस B1 B2। अब रियल पार्ट देखो, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं, तो दोनों एक साथ होंगे, ये रियल पार्ट है। फिर इन दोनों में आयोटा है, आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना बचा, A1 B2 प्लस B1 A2 बचा। आप दिमाग लगाओ। अब ध्यान से देखो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनका मल्टीप्लाई भी जो आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आए। तो Z1 Z2 ये जो आ रहा है, ये जो मल्टीप्लाई करने पर ये जो आ रहा है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका भी रियल पार्ट होगा, तो Z1 और Z2 का रियल पार्ट क्या होगा, तो इसका रियल पार्ट यही तो है A1 A2 माइनस B1 B2, ये इसका क्या है, रियल पार्ट है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 Z2 एक बार पेपर में पूछा गया था। A1 क्या है, A1 रियल पार्ट है Z1 का, A2 क्या है, रियल पार्ट है Z2 का, फिर माइनस लगा है। B1 क्या है, B1 इमेजिनरी पार्ट है Z1 का, और B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है Z2 का, ये लिख दिया गया है। अब Z1 Z2 का रियल पार्ट ये हो गया। अब Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट माने आयोटा का कोफिशिएंट क्या हो गया, A1 B2 आया और B1 क्या आया, A2 आया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A1 क्या है, A1 है आपका रियल पार्ट ऑफ Z1, B2 क्या है, B2 है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, B2 क्या है, Z2 का इमेजिनरी पार्ट, फिर प्लस है, प्लस लगेगा। B1 क्या है, B1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। भाई अगर Z1 Z2 दो
कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनका मल्टीप्लाई भी तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो वो जो मल्टीप्लाई करने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका भी तो अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यही बोला गया है कि Z1 Z2 मल्टीप्लाई करने पर ये जो आ रहा है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका भी तो अपने आप में रियल पार्ट होगा। इसका रियल पार्ट क्या है, a1 a2 माइनस b1 b2। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, a1 को क्या लिख सकते हैं, a1 क्या है, a1 है Z1 का रियल पार्ट, तो जहां a1 है वो Z1 RE ऑफ Z1 RE ऑफ Z2 माइनस IM ऑफ Z1 इंटू IM ऑफ Z2। अब इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, a1 b2 प्लस b1 a2। a1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, b2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस b1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, a2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल में दिया गया है Z1 बराबर 3 माइनस आयोटा Z2, ये Z1 है ना और इसको Z2 बोला गया है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हमसे पूछा गया है Z1 मल्टीप्लाई Z2 क्या होगा। अब जैसे मल्टीप्लाई देखो हम यहाँ कर दे रहे हैं क्योंकि वहाँ समझाने में टाइपिंग वगैरह में दिक्कत होती है। 3 माइनस आयोटा है एंड Z2 इक्वल्स टू क्या दिया है, Z2 इक्वल्स टू दिया है 3 प्लस 2 आयोटा है। फिर हमसे पूछा गया है देन Z1 डॉट Z2 क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो Z1 का मल्टीप्लाई Z2 से करना। Z1 की वैल्यू है 3 माइनस आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ से Z1 और Z2 रहेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 आयोटा, फिर इसका 3 दूना 6 आयोटा होगा। देखो पहले 3 त्रिक का 9 माइनस 3 आयोटा, 3 दूना 6 आयोटा, इसका इसमें करोगे तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से Z1 और Z2 चलता रहेगा 9, 6 आयोटा में से 3 आयोटा सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मल्टीप्लाई करोगे -1 तो +1 हो जाएगा। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 3 आयोटा। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11 प्लस 3 आयोटा। देखो आ रहा है। चलो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लेते हैं Z1 है 3 माइनस 4 आयोटा एंड Z2 हम लिख देते हैं -5 माइनस 2 आयोटा, -5 माइनस 2 आयोटा। फिर हम आपसे पूछें कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 क्या होगा, तो अब क्या करना है, Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, Z1 है 3 माइनस 4 आयोटा और Z2 क्या है -5 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं Z1 Z2 का ब्रैकेट ब्रेक करके, 5 या -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20 आयोटा हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे तो -3 दूना 6 आयोटा होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं Z1 Z2। देखो यहाँ पर 15 है, -15 रहेगा और 20 में से 6 घट जाएगा तो 14 आयोटा होगा। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। फिर यहाँ से Z1 Z2 कितना हो गया, -15 -8 -23 प्लस 14 आयोटा। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई क्या है, इजी है, डायरेक्ट हमको सब में मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अब इसकी भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अब इसकी भी प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टी ये कहती है कि Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 का Z1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। दूसरा क्या है, Z1 में Z2 का जैसे 3 लोग हैं तो मल्टीप्लाई चाहे आगे से करो बेटा और चाहे आप पीछे से मल्टीप्लाई करो, पीछे से Z2 और Z3 का मल्टीप्लाई करके तब Z1 से करो, आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब जैसे तीसरा है, मान लेते हैं Z में 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से Z में मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा,
आपको क्या मिल जाएगा, आपको जेड ही मिलेगा। ठीक है, आपको जेड ही मिलेगा। चलो आगे हम बता दे रहे हैं, एक चीज और है कि जेड का अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो जेड का जेड के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो, और जेड इन्वर्स का जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और यहाँ हेयर जेड इनवर्स जो है, जेड इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। जेड इनवर्स जो है जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये सब आगे पढ़ाया जाएगा, ये एज ए फार्मूले के रूप में लिखाएंगे। ये 3-4 चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन। हम मान लेते हैं लेट Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 है यार, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, A1 प्लस आयोटा P1, Z2 दूसरा A2 प्लस आयोटा B2। अब देखो हम डिवीजन कर रहे हैं, पूरी वैल्यू रखेंगे। देखो डिवीजन की एक खासियत क्या होती है, हर क्वेश्चन में बहुत कारगर है। डिवीजन की खासियत क्या होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, A2 माइनस आयोटा B2। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का ऊपर में और नीचे का नीचे, देखो मल्टीप्लाई करोगे, एक में प्लस बी है माइनस बी है, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये रूल है, ये रूल बताया जा रहा है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में हो तो हर एक स्थिति में आपको क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये रूल है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे ये है, अब इसको इवेल्युएट करना है, तो ध्यान से देखो, पहले तो एक बार इज्जत से प्रश्न उतार दो, 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा है, इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस आयोटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 बार में है, ठीक है, ये 2 बार है, तो ये सीधा सीधा होल स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा अपान, एक में प्लस बी है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इसको आगे ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा अपान, यहाँ पर 1 रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ाएंगे तो ये 1 रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ 2 आयोटा अपान 2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मिला 2 आयोटा अपान 2, 2 से 2 कैंसिल होके आयोटा आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस हिसाब से आपको समझना है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये निगेटिव है, पॉजिटिव से ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ये है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जैसे आपको लिखा गया है 3 प्लस मतलब 2 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा है, तो हमको क्या करना है, हमको करना है 3 प्लस 4 आयोटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 आयोटा होगा। अब फिर 4 2 जा कितना हुआ, 8 आयोटा और 3 4 जा 12 आयोटा स्क्वायर होगा अपान, नीचे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको मिलता है 6, 9 आयोटा 8 आयोटा 9 8 कितना हो जाएगा, 17 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -12 हो जाएगा अपान 3 3 जा 9 माइनस 4 चौके 16
आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो 6 में से 12 घटेगा तो -6 आ जाएगा, और यहाँ पर 17 आयोटा है। अपान कितना मिला, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 9 + 16 मिल जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से आपको मिलता है -6 + 17 आयोटा बटे 16, 9 कितना हो जाएगा 25। अब हम अलग अलग कर देते हैं, 6/25 अलग कर देते हैं, फिर आयोटा लिख लेते हैं, फिर 17 बटे कितना लिख देंगे 25 अलग अलग करेंगे। तो ये देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा v के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, हमारा मकसद क्या रहता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको सॉल्व करने का मकसद ये हो रहता है कि उसे a + आयोटा v के फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। ठीक है, देखो ये कन्वर्ट हो गया। इसका रियल पार्ट अगर पूछा जाए, इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो इसका रियल पार्ट अगर पूछा जाए तो -6/25 होगा। अगर हम बात करते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट अगर पूछा जाए तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा 17 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे 1/3 - 4 आयोटा है, ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में बस 3 + 4 आयोटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 1 है तो 1 का 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई करोगे 3 + 4 आयोटा रहेगा। अपान a + b है, a - b है, a² - b² 4 आयोटा का स्क्वायर। नॉमिनेटर वही रहेगा 3 + 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये 3 + 4 आयोटा अपान 9 - 16, तो यहाँ से 3 + 4 आयोटा ऐड करोगे 25। इसको भी अलग अलग सेपरेट कर दो तो इसको आप लिख सकते हो 3/25 और प्लस आयोटा ऐसे बाहर लेके 4 क्या लिख सकते हो 25। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो कुल मिलाकर आपको कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा जाए तो आपको क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए अब जैसे ये लिखा गया है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर है 2 आयोटा अपान 1 - आयोटा है। हम क्या करेंगे 1 + आयोटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर का ऊपर में देखो 2 आयोटा का एक में मल्टीप्लाई करोगे 2 आयोटा, और यहाँ पर 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, इसका इसमें 2 × 2 आयोटा, और a² मतलब 1 का स्क्वायर - b² मतलब आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ 2 आयोटा रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, रियल पार्ट पहले लिख देते हैं -2 + 2 आयोटा लिख देते हैं अपान, यहाँ 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा। ऊपर हम -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये -1 प्लस आयोटा हो जाएगा अपान 1 में 1 ऐड करोगे 2 आ जाएगा। ऊपर हम क्या कॉमन लिए हैं, ऊपर हम 2 कॉमन लिए हैं। ठीक है, तो माइनस, अब इससे ये कट जाएगा, बचा कितना -1 प्लस आयोटा। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा जो चौथा ऑपरेशन है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या की समानता। कहा जाता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इफ a1 + आयोटा b1 = a2 + आयोटा b2, ये दोनों कब बराबर होंगे, when जब a1 a2 बराबर हो जाए एंड a1 a2 के बराबर हो जाए एंड b1 किसके बराबर हो जाए, a1 a2 के बराबर हो जाए एंड b1 किसके बराबर हो जाए, एंड b1 b2 के बराबर हो जाए। तो कहा जाता है कि अगर इफ a1 a2 बराबर b1 b2 हो, अगर a1 + आयोटा b1 बराबर a2 + आयोटा b2 होगा तो देन क्या हो जाएगा, देन a1 a2 के बराबर होगा b1 b2 के बराबर होगा, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1
ये होगा। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 ये दोनों इक्वल तब होंगे जब इनका रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। इफ अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर A1 प्लस आयोटा B1 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B हो तो देन A1 A2 के बराबर होगा एंड B1 B2 के बराबर होगा। मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इसका Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के बराबर होगा और Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अगर ऐसा होगा तो कहा जाएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जैसे इस पर क्वेश्चन देखो, अब जैसे ये लिखा गया है इफ x माइनस 1 है, ठीक है, यहाँ x माइनस क्या है 1 है। इफ x माइनस 1 प्लस आयोटा 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आयोटा, देन वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर हमसे पूछा गया है देन वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व किया गया है। देखो हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं लिखकर। क्वेश्चन ये लिखा गया है x माइनस 1 प्लस लिखा गया है आयोटा इंटू 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आयोटा है। अब आप देख पा रहे हो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अभी बताया गया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो इसका रियल पार्ट x माइनस 1, उसका रियल पार्ट 3 है। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड इमेजिनरी पार्ट माने आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 2y माइनस 3, वहाँ आयोटा का कोफिशिएंट 3 है। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 3 प्लस 3, तो यहाँ से 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ देखो आंसर में x बराबर 4 और y बराबर क्या होगा 3 होगा। समझ में आया। तो इस हिसाब से आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए, आज की क्लास में हम आपको बताए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ऑल रियल नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर की संयुग्मी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस बताया गया। फिर उसके बाद आपको बताया गया ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं। ऑपरेशन का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया, सबट्रैक्ट में सबट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई किया गया उसकी प्रॉपर्टी बताई गई, डिवीजन किया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बताया गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में इतना बताया गया है। अब कल हम आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन तल पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है उस पर आधारित क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है उस पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में हम बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि जो बच्चे 11th में है वो भी पढ़ लें और एनडीए के लिए तो कारगर है ही, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।